वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे मेरे भाइयों। सुबह 7 बजे मैं मिलता हूँ मंडे टू सैटरडे, और सुबह 7 बजे के इस शो में मैं चर्चा करता हूँ 4 सवालों के साथ 40 बातों पर। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, रेलिवेंट हैं, आगे चल के संभावित हो सकती हैं। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, वीओ की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि यदि आप सेशन देखना चाहते हैं कंप्लीट, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। कम से कम 60-70 वीडियो इसके आ चुके हैं, और एक वीडियो में देखिए आपको कि 60+ वीडियोज आ चुके हैं अब तक, और एक में मैं 4 सवालों पर बातचीत करता हूँ। तो कुल मिलाकर 240 सवालों पर आपकी प्रैक्टिस होगी। और सवाल ऐसे नहीं है कि वन लाइनर सवाल हैं, सवाल ऐसे हैं जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। तो 240 स्टेटमेंट वाले सवालों में अगर आप देखेंगे तो एक सवाल के साथ मैं आपको लगभग लगभग 10 बातें बताता हूँ। तो ये सारी की सारी पुराने वीडियोज अगर आप 20 मिनट्स हो के देखते हैं तो पॉलिटी की आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहीं और से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी बातें, सारे टॉपिक्स लगभग लगभग इसमें कवर हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये सेशन उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो सोचे कि हम एमसीक्यू करके, मॉडल क्वेश्चंस सॉल्व करके हम परीक्षा क्रैक कर ले जाएं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। मेरा ये मानना है कि थ्योरी पहले पढ़ना चाहिए। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है और आप इसको कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में ही जाइएगा। लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी मैंने पढ़ाई है प्रीलिम के लेवल पे, पूरी लक्ष्मीकांत वहां से पढ़ लीजिए और यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन ए यूनिटरी सिस्टम ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। एकात्मक प्रणाली में सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार में क्या है? निहित हैं। सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं, पहला स्टेटमेंट आपका। दूसरा, द यूके इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटरी सिस्टम। यूके एकात्मक प्रणाली का उदाहरण है। ठीक। तो यहाँ पर एकात्मक संघात्मक जैसी कुछ बातचीत हो रही है, तो पहले इससे पहले चीज़ों को आप समझिए। यदि आप लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें विश्व में, तो शक्ति विभाजन के आधार पर, शक्ति विभाजन जिसे आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन के आधार पर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में आपको दो पॉपुलर सेटअप नजर आएंगे। एक को संघात्मक व्यवस्था के नाम से जानते हैं या फेडरल सेटअप के नाम से जानते हैं। इसमें मल्टीपल गवर्नमेंट होती है। मल्टीपल गवर्नमेंट होती है मींस एक से अधिक स्तर की सरकार यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और दूसरा एकात्मक, एकात्मक जिसे आप यूनिटरी सेटअप के नाम से जानते हैं, यानी एकात्मक व्यवस्था के नाम से जानते हैं या यूनिटरी सेटअप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक ही सरकार आपको दिखाई पड़ती है, सिंगल गवर्नमेंट आपको दिखाई पड़ती है। फेडरल सेटअप और दूसरा यूनिटरी सेटअप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक से अधिक स्तर की सरकारें होंगी, शक्तियों का बंटवारा होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फेडरल कोर्ट होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। ये लक्षण फेडरल सेटअप के होते हैं। यूनिटरी सेटअप में क्या होता है कि सिंगल गवर्नमेंट होती है, केंद्र मजबूत होती है, केंद्र की तरफ व्यवस्था टिल्ड होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। ये यूनिटरी सेटअप के लक्षण होते हैं। इंडिया की यदि आप बात करें तो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि भारत देश में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का अस्तित्व है, यानी केंद्र और राज्य दोनों बनाया है हमने। क्यों? क्योंकि दिल्ली से बैठ के हम पूरे देश में शासन नहीं कर सकते हैं। केंद्र के साथ राज्य का अस्तित्व बनाना हमारे लिए मजबूरी, जरूरी दोनों था। इसीलिए हमने फेडरल कॉन्सेप्ट अपनाया, यानी सेंटर प्लस स्टेट दोनों बनाया। लेकिन प्योर फेडरेशन में होता क्या है कि प्योर फेडरेशन में स्टेट थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्लासिक फेडरेशन है, प्योर फेडरेशन है। अमेरिका समझौते के तहत बना, अलग अलग राज्य आपस में मिलकर समझौते के तहत एक देश का निर्माण किया, जिसे आप यूएसए कहते हैं। तो वहाँ राज्यों को ज़्यादा विषय, ज़्यादा शक्तियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत देश में केंद्र राज्य दोनों है, लेकिन केंद्र की तरफ व्यवस्था टिल्ड है, यानी केंद्र की तरफ व्यवस्था झुकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण नजर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश में व्यवस्था संघात्मक है, सेटअप फेडरल है, लेकिन आत्मा एकात्मक है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत सशक्त केंद्र के साथ संघवाद है, यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल भी कह दिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए क्या कि भारत संघ है, संघीय है, हाँ, लेकिन अमेरिका की तरह नहीं है। भारत कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, यानी कनाडा की तरह भारत देश में शक्तियां केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं, यानी केंद्र आपको मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। ठीक है।
तो यहाँ आते हैं, लिखा हुआ है इन यूनिटरी सिस्टम ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। एकात्मक प्रणाली में सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। ठीक है, थोड़े लक्षण देख लेते हैं। एकात्मक प्रणाली में आप देखेंगे कि एकात्मक व्यवस्था में सेंटर स्ट्रांग होता है, यानी केंद्र मजबूत होता है। एकात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार का यानी स्टेट गवर्नमेंट का या मल्टीपल गवर्नमेंट का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, यहाँ राज्य सरकार नहीं होती है। ठीक है। एकात्मक प्रणाली में आप देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप होती है, एकल नागरिकता होती है। भारत देश में भी एकल नागरिकता अपनाई गई है, जो कि संविधान का यूनिटरी फीचर यानी एकात्मक लक्षण है। ठीक। यूके इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटरी सिस्टम, ये इसका एग्जाम्पल है। जी हाँ, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दो के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। सी इज योर राइट आंसर। वहीं पर एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि अगर आप फेडरल संघात्मक लक्षण की बात करें, फेडरल सेटअप में क्या क्या फीचर होते हैं, यानी संघात्मक व्यवस्था में क्या क्या फीचर होते हैं फेडरल सेटअप में, तो इंडिया को ध्यान मत रखिए, ये समझिए कि फेडरल सेटअप में यानी संघीय व्यवस्था में क्या क्या फीचर होते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर होगा। डिवीजन ऑफ पावर यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होगा। जाहिर सी बात है, शक्तियों का बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि मल्टीपल गवर्नमेंट है। मल्टीपल गवर्नमेंट यानी एक से अधिक स्तर की सरकार। अब मल्टीपल गवर्नमेंट, एक से अधिक स्तर की सरकार है, तो शक्तियां बांटनी पड़ेगी, डिवीजन ऑफ पावर भी होगा। यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका, यानी लिखित संविधान होता है, क्योंकि अगर एक से अधिक स्तर की सरकार है, लिख के शक्ति नहीं बांटेंगे तो झगड़ा होने की संभावना है। यहाँ फेडरल कोर्ट होती है। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय, मीन्स ऐसा न्यायालय जो केंद्र और राज्य में विवादों का निपटारा कराता है। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी नजर आएगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका नजर आती है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी न्यायपालिका होती है, केंद्र की अलग न्यायपालिका, राज्य की अलग न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका नजर आती है कहाँ, फेडरल सेटअप में यानी संघात्मक व्यवस्था में। यहाँ देखेंगे कि स्टेट को सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, यानी स्टेट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट शक्तिशाली नजर आते हैं। स्टेट्स के अपने क्या होते हैं, संविधान होते हैं, यानी राज्यों के भी अपने संविधान नजर आते हैं, स्टेट्स के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान नजर आते हैं। ये फेडरल सेटअप में ये सारे फीचर नजर आते हैं, ये सारे लक्षण नजर आते हैं। लेकिन भारत के फेडरेशन में डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के मध्य। जी हाँ है। भारत के फेडरेशन में मल्टीपल गवर्नमेंट है। जी हाँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है। जी हाँ। फेडरल कोर्ट है। जी हाँ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जी हाँ। डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता है क्या, नहीं। भारत देश में एकल नागरिकता है। स्टेट को ज्यादा सब्जेक्ट है, नहीं। यूनियन की तरफ व्यवस्था टिल्ड है। स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं। तो भारत देश में संघीय व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरीके से अमेरिकन कॉन्सेप्ट को यानी प्योर फेडरेशन भारत देश में नहीं अपनाया गया है, बल्कि भारत देश में फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर को अपनाया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फॉलोज ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूएस अध्यक्षीय प्रणाली अपनाता है। यूएसए फॉलोज ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूएस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यूएस राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। बताए भैया। तो देखिए इस बात को भी जरा सा समझिए। लोकतांत्रिक सरकारों में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि शक्ति विभाजन के आधार पर दो तरह के सेटअप दिखाई पड़ते हैं जनरली, वैसे कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर दो तरह की प्रणालियां आपको नजर आएंगी। एक जिसे आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली जिसे आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। और दूसरी आपको नजर आएगी जिसे आप कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट इज योर संसदीय प्रणाली। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये दो तरह की प्रणाली आपको नजर आएगी। ठीक है, क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ये हेटियो सिद्धांत यहाँ पर चलता है। यहाँ कार्यपालिका का चुनाव अलग, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी मंत्री का चुनाव अलग है। राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और राष्ट्रपति ही मंत्री बनाते हैं। और वहाँ की जो संसद है, जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसको आप कांग्रेस कहते हैं, उसका चुनाव अलग होता है। यहाँ कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक, यहाँ किसी भी प्रकार का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से करीब आती हैं। लव यू सिद्धांत चल रहा है। कार्यपालिका विधायिका से एक दूसरे से को रिलेटेड होती है।
कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव से ही सरकार बनती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही बनती है। सवाल पर आइए, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है? जी हाँ, अमेरिका में डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए अमेरिका ने अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई, यानी अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया। सेकंड कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द वोट ऑफ, नहीं, नो कॉन्फिडेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का कांग्रेस में बहुमत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बहुमत का सिद्धांत होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी, ये संसदीय प्रणाली का लक्षण है। बहुमत का सिद्धांत कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट, अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करेंगे तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करेंगे, ये आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में नजर आएगा, ये आपको संसदीय प्रणाली में नजर आएगा। अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर इन्हें महाभियोग के द्वारा तो हटाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा होता है प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम को हटाया जा सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, तो उससे यह दिखाई पड़ता है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा आपका, ओनली वन आपका सही है। लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द इंडियन प्रेसिडेंट इज रियल एग्जीक्यूटिव हेड, भारत का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। द प्राइम मिनिस्टर इज द डिफैक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। बताएं। तो देखो, आप जानते हैं कि इंडिया में अधिक डाइवर्सिटी होने की वजह से और ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम इससे फेमिलियर होने की वजह से भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी भारत देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई। संसदीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। संसदीय प्रणाली का एक लक्षण है डुअल एग्जीक्यूटिव, इसी से रिलेटेड ये सवाल आपका पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक लक्षण है कि यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव मीन्स यहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है। कौन सी कार्यपालिका भैया? डुअल एग्जीक्यूटिव यानी दोहरी कार्यपालिका आपको नजर आती है कहाँ? इंडिया में। डुअल एग्जीक्यूटिव मीन्स दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका में होता क्या है कि एक होती है जिसे आप कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मीन्स नाम मात्र की कार्यपालिका। और एक होती है जिसे आप कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स मेरे भाई वास्तविक कार्यपालिका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव? नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में क्या डिफरेंस है? तो देखो, नाम मात्र की कार्यपालिका का रोल भारत में केंद्र में राष्ट्रपति प्ले करता है। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, कार्यपालिका का प्रमुख प्रेसिडेंट है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है। बाकी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करेगा, मंत्री परिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है मींस ये वास्तविक कार्यपालिका है, इनके पास वास्तविक शक्तियां हैं। अगर आपसे कहा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री। रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर। वहीं पर नाम मात्र की कार्यपालिका प्रेसिडेंट है। यही सेम आपको राज्यों में भी नजर आएगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के केस में, ठीक है। सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल आपका क्या है। सवाल कह रहा है इंडियन प्रेसिडेंट इज रियल एग्जीक्यूटिव हेड, नहीं, प्राइम मिनिस्टर है, ना कि प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल सही है आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। ये वाला सवाल करते हैं। फेडरलिज्म इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल, भारत का संघवाद कनाडाई मॉडल से प्रभावित है। कनाडाई मॉडल में भी मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। हालांकि इसको आप कर ले जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है। देखिए फिर से एक बार व्याख्या करता हूँ, अब समझाता हूँ मैं आपको। देखो, भारत की यदि आप बात करें तो भारत देश में संघवाद को अपनाया गया। भारत देश में संघवाद या संघीय व्यवस्था या संघ के कॉन्सेप्ट को जो ये अपनाया गया, फेडरल कॉन्सेप्ट को भारत देश में जो ये अपनाया गया,
क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली से बैठ के शासन हम नहीं कर सकते थे पूरे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो हमें मल्टीपल गवर्नमेंट यानी एक से अधिक स्तर की सरकार बनाना हमारे लिए ज़रूरी था। ल- इसीलिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी अस्तित्व नजर आया, यानी केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का भी अस्तित्व हमने क्रिएट किया, सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी अस्तित्व हमने क्या किया, क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का अस्तित्व? तो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का अस्तित्व हमने इसीलिए क्रिएट किया, इसीलिए केंद्र के साथ साथ हमने राज्य सरकार बनाई, क्योंकि हम दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं कर सकते थे। लेकिन हम अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन भी नहीं बना सकते थे कि राज्य को सेना दे दें, राज्य को संविधान दे दें, राज्य को शक्तियां ज़्यादा दे दें। अगर हम ऐसा करते तो गुजरात कहता हमारा ढोकला हमारा गुजरात, हमको हम रहवे नहीं करेंगे भारत देश में। तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ थ्रेट हो सकता था। इसीलिए हमने केंद्र की तरफ व्यवस्था झुका दी, यानी केंद्र को हमने मजबूत बना दिया। इसीलिए भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, आर्टिकल 1 में इस वर्ड का प्रयोग किया गया है इसी बात को दिखाने के लिए कि भारत में केंद्र मजबूत है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इन्हीं तीनों बातों को दिखाने के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। अगर आपसे कहा जाए कि भारत फेडरल है, बिल्कुल धड़ाके से टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेडरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब टिक करके आइए। लेकिन अगर आप कहा जाए भारत भारत क्लासिक फेडरेशन लाइक अमेरिका है, गलत हो जाएगा। भारत देश प्योर यूनिटरी है, केवल एकात्मक है, पूरा एकात्मक है, गलत हो जाएगा। अमेरिका की तरह पूर्ण संघीय है, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कॉसी फेडरल है, जो कि केसी वेयर ने कहा, सही हो जाएगा। सेमी फेडरल है, सही हो जाएगा। सशक्त केंद्र के साथ संघवाद, संघवाद यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा करें, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से संघीय व्यवस्था के लक्षण बताइए, फेडरल सेटअप के लक्षण बताइए, तब आप अमेरिका को ध्यान में रख के उत्तर किया करिए। जब इंडियन फेडरेशन की बात की जाए, तब आप इंडिया को ध्यान में रख के उत्तर किया करिए। ठीक है? तो लिखा हुआ फेडरलिज्म इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम कैनेडियन मॉडल। भारत का संघवाद कैनेडियन मॉडल से प्रभावित है, बिल्कुल सही लिखा है। कनाडाई मॉडल में भी मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही लिखा है। तो इसमें बोथ करेक्ट हो जाएगा, दो के दोनों स्टेटमेंट आपके राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और बताया करिए। यहाँ ये देखो, ये इंस्टाग्राम है, इसको स्कैन करके आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कुछ आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। और अलग अलग नई सीरीज के जो अपडेट्स हैं यहाँ आपको मिलते रहते हैं। क्लासेस के लिंक भी यहाँ कभी कभी प्रोवाइड होते रहते हैं। सारी जानकारी के लिए मुझसे जुड़ने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मास्टर ठीक पढ़ा रहा है, जुड़ के थोड़ा बहुत जानकारी ली जा सकती है, इनके साथ जुड़ के आगे तैयारी कंटिन्यू की जा सकती है, आपकी श्रद्धा पर है, तो आप मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है? इसके साथ ही साथ यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 9289996923। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। ठीक है? मेरा नाम बताइए, मेरा नाम आप जानते ही हैं, विपुल त्रिपाठी है। बोलिए कि विपुल त्रिपाठी की क्लास से आए हैं और मुझे पूरी की पूरी तैयारी के बारे में जानकारी चाहिए, पूरी काउंसलिंग चाहिए। ठीक? पूरी काउंसलिंग, किसी भी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप केवल मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, सबके बैचेस अवेलेबल है। तो यहाँ आप बताइए कि मुझे इसके बारे में तैयारी करनी है, इसके लिए बैच लेना है, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके पूरी काउंसलिंग ले सकते हैं। खुद से यदि आप चाहते हैं सब कुछ जानना, खुद से जानना चाहते हैं, तो आप चले जाइए studyIQ.com पर। studyIQ.com पर आप जाएंगे तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है और इस प्रोग्राम के तहत आप पूरी की पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में जब आप इनरोल करेंगे तो डिस्काउंट के लिए एक कोड भी लगता है हमारे यहाँ, हुई एल लाइफ। हुई एल लाइफ,
इस कोड को यदि आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कैसे आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, तो देखिए कैसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप जाइए स्टडी आई के ऊपर, www.studyiq.com पर आप पहुँचे। यहाँ पर आपने पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में क्लिक किया, स्टेट पीसीएस पर गए, फिर उत्तर प्रदेश पर गए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आपको कौन कौन से कोर्सेज दिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है उत्तर प्रदेश पीसीएस आरंभ, आरंभ 22, ये लाइव बैच है। पूरा प्री और मेंस दोनों का मटेरियल लाइव पढ़ाया जाएगा। ये रिकॉर्डेड बैच है आलेखन मेंस का, ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्री का रिकॉर्डेड बैच है। ये टेस्ट सीरीज है प्री की, ठीक है। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये पेपर 5 और 6 का मास्टर प्रोग्राम है, जो लोग यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर 5 6, ठीक है। ये आरओ के लिए है, ये यूपी पीसीएस आरओ और बीईओ के लिए। सारे कोर्सेज यहाँ पर क्या है, अवेलेबल हैं, यानी सारे कोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ बाई नाउ पर जाइए। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ दो तरह के बैचेज हैं, गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलता है पढ़ने को, लाइव करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, मेंटोरशिप मिलती है। प्लेटिनम में गोल्ड वाले फीचर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ 5 बैच एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक एनसीईआरटी और एक एमसीक्यू। तो इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। हाँ, जब आप बाई नाउ पे जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, ओटीपी, उसके बाद कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। कोड में आप वीएल लगा, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए कोड में आप ये कोड लगाइए वीएल लाइव, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार, और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों। जय हिंद।